सिंहासन की परछाई। पुराने समय के भारत के हृदय स्थल पर स्थित विजयगढ़ राज्य, जहां पहाड़ियों की ऊंचाई बादलों से बातें करती थी और जहां नदी की कलकल ध्वनि चुपचाप इतिहास के गीत गाती थी, वहां का सम्राट प्रतापेंद्र सिंह न्याय, पराक्रम और अपराजेय नेतृत्व का प्रतीक माना जाता था। महल की ऊंची मीनारों पर जब सूर्य की पहली किरण पती, तो लगता जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो और वहीं बैठा हो। एक ऐसा सम्राट जिसकी तलवार से अधिक उसकी दृष्टि में डर होता था, जिसने युद्धों से अधिक निर्णयों से विजय पाई थी और जिसकी प्रजा उसे ईश्वर के समान पूजती थी। राजमहल के भीतर चमचमाते फर्शों से लेकर सोने जड़े सिंहासन तक हर वस्तु अद्भुत शिल्प और गौरव का प्रमाण थी। रानी यशोधरा, जो कि सम्राट की पत्नी थी, केवल सौंदर्य की प्रतिमूर्ति नहीं थी, बल्कि वह राजकाज में भी उसकी सबसे निकटतम सलाहकार थी। उसकी बुद्धिमत्ता और गंभीर दृष्टि ने विजय को कई बार संकट से उबारा था। वह केवल रानी नहीं थी, वह एक ऐसी स्त्री थी जिसने अपने मौन और चुप निर्णयों से इतिहास को बार बार नया मोड़ दिया था। मगर उसी महल की छाया में कुछ ऐसे चेहरे भी थे जो प्रकाश से घृणा करते थे, जो सिंहासन की चमक से जलते थे और जिन्होंने समय के साथ अपने मन में द्वेष और प्रतिशोध की आग को जला रखा था। इन चेहरों में सबसे प्रमुख था चंद्रसेन, जो कि कभी सम्राट प्रतापेंद्र सिंह का अंगरक्षक था। उसकी तलवार सम्राट की रक्षा के लिए उठती थी, मगर अब वही तलवार सम्राट के हृदय को भेदने के लिए व्याकुल थी, क्योंकि चंद्रसेन को लगता था कि उसका स्थान अब किसी और ने ले लिया है। उसे लगता था कि सम्राट ने उसे भुला दिया है, परंतु सत्य यह था कि चंद्रसेन की आत्मा ही अब विश्वासघात के मार्ग पर चल पड़ी थी। चंद्रसेन के साथ था रघुनंदन, जो राज्य का मुख्य राजपुरोहित था। वह धर्म की ओट में सत्ता की चाह रखता था, वह शांति की बात करता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसने चंद्रसेन से मिलकर सम्राट को हटाने की योजना बना ली थी। तीसरा चेहरा था सुभाषक, जो कि राज्य की सेना का सेनापति था। वह युद्ध का वीर था, लेकिन अब स्वर्ण के लोभ में अपने ही राज्य की सीमाओं की जानकारी बाहर के लोगों को देने लगा था और उसका मन विश्वास से अधिक लाभ में रमने लगा था। इन तीनों ने मिलकर एक गुप्त सभा की योजना बनाई। एक अंधेरी रात में जब चंद्र ग्रहण आकाश पर छाया हुआ था, तब राजमहल के पीछे पुराने कुएं के पास इन तीनों ने शपथ ली कि सम्राट को हटाकर विजयगढ़ का सिंहासन चंद्रसेन को सौंपा जाएगा, ताकि एक नया युग प्रारंभ हो सके। परंतु यह युग न्याय का नहीं, लोभ और स्वार्थ का युग होगा। इनकी योजना के अनुसार अमावस्या की रात को सम्राट को शिकार के बहाने जंगल बुलाया जाएगा, वहां उसे मारा जाएगा और उसके पश्चात महल पर अधिकार कर लिया जाएगा। उन्होंने सेनापति सुभाषक की सहायता से कुछ सैनिकों को अपने पक्ष में भी कर लिया था और एक गुप्त मार्ग के माध्यम से राजमहल में प्रवेश की योजना बना ली थी। मगर भाग्य को कुछ और ही स्वीकार था। महल की एक कन्या कुसुम, जो कि रानी यशोधरा की विशेष दासी थी, जिसने बचपन से ही रानी की सेवा की थी और जो रानी के हर रहस्य की संरक्षक थी, उस रात वह गुप्त मार्ग से लौट रही थी। तभी उसने कुएं के पास उन तीनों की बातचीत सुन ली। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखों में भय और आश्चर्य एक साथ तैरने लगे। उसने तुरंत रानी यशोधरा के पास जाकर सब कुछ कह सुनाया। रानी यशोधरा ने उसे ध्यान से सुना और फिर धीरे से मुस्कुराई। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, केवल एक निर्णय की गंभीरता थी। कुसुम को आदेश दिया कि वह इस बात को किसी से न कहे और स्वयं उसने उस षड्यंत्र का उत्तर अपने ही तरीके से देने की योजना बनाई। उसने जान लिया था कि यह युद्ध केवल तलवारों से नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि बुद्धि से लड़ा जाएगा। उसने एक गुप्त योजना बनाई और सम्राट को सब कुछ बताया। सम्राट प्रतापेंद्र सिंह ने पहले तो क्रोध में आकर चंद्रसेन को तुरंत दंड देने की बात कही, लेकिन रानी ने उसे समझाया कि यह समय केवल भावनाओं से निर्णय लेने का नहीं है, बल्कि यह समय है जब दुश्मन को उसकी ही चाल में फंसाया जाए और उसे सबके सामने परास्त किया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी विश्वासघात करने का साहस न करे।
रानी ने कुसुम को चंद्रसेन के पास भेजा और उसे कहा कि वह यह जताए कि वह उनसे सहानुभूति रखती है और रानी से नाराज है। कुसुम ने वैसा ही किया और धीरे धीरे चंद्रसेन को विश्वास में ले लिया। चंद्रसेन को लगा कि अब उसके पक्ष में महल के भीतर से सहायता मिल रही है। अमावस्या की रात आई, आकाश पर अंधकार था और जंगल में केवल उल्लुओं की आवाज गूंज रही थी। सम्राट और रानी योजना के अनुसार शिकार पर निकले, लेकिन उनके साथ छुपे हुए थे वे सैनिक जो अभी तक रघुनंदन और सुभाषक के प्रभाव में थे। लेकिन रानी की योजना ने अब उन्हें भी सम्राट के पक्ष में कर दिया था। ही चंद्रसेन ने हमला करने की योजना बनाई, वैसी ही रानी ने संकेत दिया और सभी सैनिक सम्राट के सामने खड़े हो गए। चंद्रसेन को कुछ समझ नहीं आया, वह अकेला पलासार गया। रघुनंदन ने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। सुभाषक की तलवार उसके हाथ से गिर चुकी थी और सम्राट का चेहरा अब भी शांत था, मगर उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। सम्राट ने उन तीनों को राज्यसभा में लाकर पूरे दरबार के सामने उनके अपराधों का बखान किया। रानी ने उनके षड्यंत्र की गवाही दी और कुसुम को वीरता के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। महल की चाल और जंगल की जंग। राज्यसभा में जिस क्षण चंद्रसेन, रघुनंदन और सुभाषक को बेनकाब किया गया, उस क्षण के बाद पूरे राज्य में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई थी, क्योंकि जिन चेहरों को लोग श्रद्धा और विश्वास की मूर्तियां समझते थे, उन्हीं के भीतर विष और विश्वासघात का इतना गहरा जाल था। यह जानकर प्रजा के मन में भय के साथ साथ क्रोध भी भर गया था और सम्राट प्रतापेंद्र सिंह ने स्वयं महल के मुख्य द्वार पर खड़े होकर यह घोषणा की थी कि अब से किसी भी पद पर केवल वही व्यक्ति बैठ सकेगा जिसकी निष्ठा केवल राज्य और जनता के प्रति हो। उस दिन के बाद रानी यशोधरा ने महल की संरचना और गुप्त व्यवस्थाओं का पुनः निरीक्षण करना प्रारंभ किया और उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय सेवक अच्युत को इस कार्य में लगाया। अच्युत, जो पहले केवल एक साधारण रक्षक था, रानी की दृष्टि में उसकी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। वह व्यक्ति शब्दों से अधिक कर्मों में विश्वास करता था और जब रानी ने उसे यह कार्य सौंपा तो उसने उसे एक तपस्या के रूप में स्वीकार किया। महल में अब रानी और सम्राट ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था आरंभ की जिसमें हर कक्ष, हर गलियारे और हर सैनिक पर दृष्टि रखी जाने लगी थी। लेकिन इन सब के बीच एक बात और थी जो गहराई में चल रही थी, और वह थी कुसुम और अच्युत के बीच जन्म लेती एक मौन सी निकटता जो धीरे धीरे शब्दों से भी अधिक बोलने लगी थी। कुसुम अब केवल एक दासी नहीं थी, वह रानी की सखी बन चुकी थी और अच्युत की आंखों में जब भी वह पत्ती थी तो एक अनकहा भाव जन्म लेता था। दोनों ही एक दूसरे को कुछ नहीं कहते थे, मगर दोनों के मन में यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि एक दूसरे के बिना अब मन अधूरा लगता है। मगर इस प्रेम के बीच में जो सबसे बड़ी दीवार थी वह थी परिस्थिति, क्योंकि अच्युत का जीवन अब एक गुप्त योद्धा का था और कुसुम महल की राजनीति के इतने करीब आ चुकी थी कि वह स्वयं को किसी भी भावनात्मक निर्णय से रोकती थी। परंतु नियति की चाल कुछ और ही थी। महल में अभी हालात पूरी तरह सामान्य भी नहीं हुए थे कि राज्य के सीमावर्ती गांवों से खबरें आने लगी कि कुछ अज्ञात लोग वहां रात में जाकर घोहों की टापों के साथ झोपड़ियों को जलाकर भाग जाते हैं। जब सम्राट को यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने तुरंत अपनी छोटी सी गुप्त टुकड़ी तैयार की, जिसमें अच्युत, कुसुम और 2 नए योद्धा सम्मिलित किए गए। इन दोनों योद्धाओं का नाम था रणवीर और तेजस्वी। रणवीर एक क्रोधित स्वभाव का परंतु अत्यंत निष्ठावान वीर था, जबकि तेजस्वी एक युवती थी जिसने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात तलवार को अपना धर्म बना लिया था। वह सुंदर थी, मगर उसकी आंखों में वो आंधी थी जो दुश्मनों को झुका देती थी। ये चारों अब महल से दूर निकल गए और रात्रि के अंधेरे में उन गांवों की ओर रवाना हुए जहां आग का खेल खेला जा रहा था। कुसुम ने अपने साथ कुछ विशेष औषधियों और संकेत देने वाले दर्पण लिए थे, जिससे दूर से संकेत भेजे जा सके। अच्युत ने तलवार और चुप्पी के साथ यात्रा शुरू की थी।
रणवीर ने युद्ध के लिए कमर कस ली थी और तेजस्वी ने हर दिशा की रेकी करना शुरू कर दिया था। पहली ही रात जंगल के बीच इन चारों को कुछ संदिग्ध परछाइयां दिखीं। कुसुम ने धीरे से हाथ से संकेत दिया और अच्युत तुरंत आगे भागा। उसने देखा कि 4 घोड़े वाले सैनिक कुछ भरे संदूक अपने साथ लिए जा रहे हैं। उनमें से एक संदूक से महल की मुहर वाली मोहर गिरती है और अच्युत समझ जाता है कि यह साजिश अभी समाप्त नहीं हुई। यह वही संदूक है जो केवल महल के गुप्त कोष में होते हैं। वे चारों परछाइयों के पीछे चलते गए और एक सूखे कुएं के पास जाकर देखा कि वहां कोई गुप्त शिविर बना हुआ है, जहां सैकड़ों हथियार और सैनिक मौजूद हैं और जहां किसी की प्रतीक्षा हो रही है। कुछ क्षणों बाद एक घोड़ा आया और जिस पर बैठा था एक युवक जिसका चेहरा किसी रथ की तरह चमक रहा था। उसके पीछे चल रहे लोग उसे युवराज कहकर पुकार रहे थे और अच्युत समझ गया कि यह तो सम्राट के चचेरे भाई का पुत्र अमरदीप है, जो वर्षों पहले राज्य छोड़कर चला गया था और अब किसी बड़ी योजना के साथ लौटा है। अब सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र केवल महल तक सीमित नहीं रह गया था। अब तो यह षड्यंत्र पूरे राज्य की आत्मा पर हमला करने वाला था और रानी यशोधरा को इस बात का आभास हो गया था कि अब निर्णायक युद्ध का समय निकट है। चारों गुप्तचर महल लौटे और उन्होंने रानी को सब कुछ बताया। रानी ने कुसुम को निहारते हुए कहा कि अब वह केवल मेरी सखी नहीं बल्कि राज्य की रक्षक है। उसने अच्युत की पीठ थप्पत पाई और रणवीर और तेजस्वी को स्थायी योद्धा पद पर नियुक्त किया। रानी ने महल की सबसे गुप्त योजना सक्रिय की और वह योजना थी रुद्र चक्र योजना। एक ऐसी रणनीति जिसमें दुश्मन की चाल को उसकी दिशा में ही मोड़कर उसे स्वयं उसके पथ पर नष्ट किया जाता है। प्रेम की अग्नि और सत्ता का संग्राम। राजमहल के भीतर रानी यशोधरा और सम्राट प्रतापेंद्र सिंह ने अब यह स्पष्ट कर लिया था कि विजयक पर एक और साजिश का बादल मंडरा रहा है और यह बादल किसी सामान्य षड्यंत्र से कहीं अधिक भयंकर था, क्योंकि यह षड्यंत्र उनके ही रक्त से उपजे अमरदीप नामक युवक द्वारा रचा जा रहा था, जो कभी सम्राट के छोटे भाई के पुत्र के रूप में महल में खेला करता था, मगर वर्षों पूर्व किसी अज्ञात कारण से महल छो गया था और अब लौटा था एक सेनापति की भांति अपने पीछे एक गुप्त सेना के साथ। रानी ने जब रुद्रचक्र योजना को सक्रिय किया तो सबसे पहले उसने अपने विश्वास पात्र अच्युत को महल के सबसे पुराने गुप्त तहखाने में बुलवाया, जहां कभी सम्राट के पूर्वजों ने गुप्त रण योजना बनाई थी। वहां रानी ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपने रक्त और माटी की रक्षा के लिए अंतिम सत्य की ओर बढ़ें। अच्युत ने केवल सिर झुकाया, उसकी आंखों में संकल्प की आग जल रही थी। कुसुम, जो अब रानी की परछाई बन चुकी थी, उसने भी बिना किसी संदेह के युद्ध की तैयारी में अपने कंधे पर औषधियों और गुप्त संकेतों की थैली टांगी। रणवीर और तेजस्वी अब एक दूसरे के युद्ध कौशल का सम्मान करते हुए एक साझा दल का निर्माण कर चुके थे। राज्य की सीमा के पास ही गुप्त शिविर में अमरदीप ने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा और आदेश दिया कि एक दल पश्चिम से महल की बाहरी दीवारों पर आक्रमण करेगा, दूसरा दल दक्षिण के गुप्त सुरंगों से भीतर घुसेगा और तीसरा दल स्वयं उसके साथ मध्य प्रवेश द्वार से सम्राट को पराजित करने के लिए आएगा। रात के अंधेरे में जब चंद्रमा बादलों के पीछे छुपा हुआ था, तब युद्ध का प्रारंभ हुआ। महल की दीवारों से आग के गोले उठने लगे, सींगों की ध्वनि गूंजने लगी और तलवारों की टकराहट ने अंधकार को चीर दिया। रानी यशोधरा ने महल की सारी स्त्रियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा और स्वयं राजप्रासाद के प्रवेश द्वार पर खड़ी होकर सैनिकों का उत्साह बहाने लगी। अच्युत अपने दल के साथ पश्चिमी मोर्चे पर था। रणवीर और तेजस्वी दक्षिणी सुरंग की रक्षा कर रहे थे, जबकि सम्राट ने स्वयं मध्य द्वार पर मोर्चा संभाला था। कुसुम हर ओर घूमती हुई घायलों की सेवा करती उनके प्राण बचाने की हर संभव कोशिश कर रही थी। अमरदीप महल के सामने आकर सम्राट से सीधा सामना करने की योजना बना चुका था।
वह घोड़े पर चढ़कर सम्राट के पास आया और गरजते हुए कहा कि अब इस राज्य पर मेरे रक्त का अधिकार है। मैं वह हूं जिसे तुमने वर्षों पहले नजरअंदाज कर दिया था, मगर अब मैं वह बन चुका हूं जिसे यह राज्य अपना सम्राट कहेगा। सम्राट ने शांति से उसका उत्तर देते हुए कहा कि राज्य कोई युद्ध नहीं मांगता, मगर अगर कोई युद्ध थोपे तो विजय उसकी होती है जो न्याय के साथ खगा हो, और आज तू केवल अहंकार के साथ खगा है, इसलिए तेरी पराजय निश्चित है। इसके बाद दोनों के बीच तलवारें चली। दोनों की तलवारें आकाश में आग की रेखाएं खींचने लगी। महल के चारों ओर युद्ध की भीषण गूंज फैल चुकी थी। रणवीर ने सुरंग में घुसे शत्रुओं को रोका। तेजस्वी की तलवार से कई सैनिक गिर चुके थे, मगर तभी एक ऐसा क्षण आया जब अच्युत और अमरदीप आमने सामने आ गए। अच्युत ने उसकी आंखों में झांका और कहा कि तू जो सम्राट के रक्त से है, वही रक्त इस राज्य की शांति को नष्ट कर रहा है। क्या तू जानता है कि तेरी इस क्रूरता से तेरी माता की आत्मा रो रही होगी? अमरदीप कुछ क्षण के लिए हतप्रभ रह गया, परंतु उसने कहा कि अब मेरे लिए पीछे हटना संभव नहीं है। मैंने जो संकल्प लिया है उसे मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। तभी कुसुम वहां पहुंची और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि मैं तुझे युद्ध की आग में जलता हुआ नहीं देख सकती। अमरदीप, तुम्हें याद है, हम दोनों बचपन में एक साथ खेले थे। तूने मुझसे वादा किया था कि चाहे जो हो, तू कभी भी निर्दोषों का रक्त नहीं बहाएगा, और आज तू उसी वचन को भुला चुका है। कुसुम की बातों ने अमरदीप के मन को झकझोर दिया। वह कांपने लगा। उसकी तलवार नीचे गिर गई और वह घुटनों पर बैठ गया। मगर तभी उसके पीछे से एक दुश्मन सैनिक ने अच्युत पर वार कर दिया। कुसुम चीख वही। अच्युत ने वार झेल लिया, मगर उसकी पीठ पर गहरा घाव लगा। रणवीर और तेजस्वी ने तत्काल वह सैनिक मार गिराया और अच्युत को पक लिया। अच्युत ने धीरे से कुसुम का हाथ पका और कहा कि अगर मेरा अंत आ रहा है तो मुझे यह गर्व है कि मैंने राज्य के लिए रक्त बहाया, और अगर मैं फिर उठा तो केवल तुम्हारे हाथों के स्पर्श से। कुसुम की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसने रानी को संदेश भेजा। रानी स्वयं दौड़कर आई और अमरदीप के सामने खड़ी होकर कहा कि तूने जो किया उसके लिए न्याय होगा, मगर यदि आज तू अपने हथियार डाल दे तो हम तुझे एक और अवसर देंगे कि तू अपने पिता के राज्य की रक्षा कर सके, न कि उसका नाश। अमरदीप ने सिर झुका लिया। उसने अपने हथियार समर्पण कर दिए और कहा कि मेरी आंखों से अहंकार का पर्दा अब हट चुका है। अब मैं अपना शेष जीवन सेवा में लगाऊंगा। सम्राट ने उसे क्षमा कर दिया, मगर उसे राज्य से दूर तीर्थ यात्रा पर भेज दिया ताकि वह अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सके। अच्युत धीरे धीरे स्वस्थ हुआ और कुसुम की सेवा में उसके प्रति प्रेम और भी गहरा हो गया। कुछ महीनों बाद महल में एक विशेष सभा हुई, जिसमें सम्राट ने घोषणा की कि अच्युत और कुसुम का विवाह राजकीय सम्मान के साथ संपन्न होगा, और रणवीर को सेनापति तथा तेजस्वी को महिला रक्षा दल की प्रमुख बनाया जाएगा। महल में फिर से सुख, शांति और प्रेम की गूंज सुनाई देने लगी थी। रानी यशोधरा ने मुस्कुराते हुए कहा कि साजिश चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, अगर उसके सामने प्रेम, निष्ठा और सत्य खे हो तो हर अंधकार पराजित हो जाता है।